व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है आयुष ग्रोवर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल में बात करेंगे हैंडस्टैंड्स के बारे में। देखिए, हैंडस्टैंड एक स्किल है जो आपको बहुत से डिसिप्लिन्स में देखने को मिलेगी। जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स, योगा, सर्कस आर्ट्स, इन सब में आपको हैंडस्टैंड सिखाया जाता है। तो आप हैंडस्टैंड्स क्यों सीखना चाहोगे? वेल, द सिंपल रीजन इज कि हैंडस्टैंड्स आर एक्चुअली क्वाइट कूल एंड इम्प्रेसिव। और अगर आप जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स, योगा के एडवांस लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी स्टेज पे हैंडस्टैंड तो जरूर सीखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हैंडस्टैंड की थ्योरी और उसके पीछे की बेसिक फिजिक्स समझाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस कैसे और क्यों काम आएंगी। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो जैसा कि मैंने कहा, हैंडस्टैंड एक स्किल है और ये स्किल सीखने के लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ इन योर शोल्डर्स, फोरआर्म्स एंड अपर बैक। इसके अलावा आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी इन योर शोल्डर्स और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ बैलेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी रिस्ट्स और फोरआर्म्स की। अब क्योंकि हैंडस्टैंड्स के दौरान आपका पूरा बॉडी वेट आपके हाथों के ऊपर होता है, प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ योर रिस्ट जॉइंट एंड फोरआर्म मसल्स बहुत ही जरूरी है। ये सब आपकी रिस्ट्स को मजबूत करेगा ताकि वो आपके पूरे बॉडी का वजन सह पाए बिना किसी इंजरी के। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस जो आप अभी देख रहे हो वो आपको मेरे फ्री बिगिनर हैंडस्टैंड प्रोग्राम में मिलेंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस प्रोग्राम में आपको सैंपल वर्कआउट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज की वीडियोस मिलेंगी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपना पहला हैंडस्टैंड सीख पाएं। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है और इसको एक्सेस करने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करना है ताकि आप डाउनलोड कर पाओ। रिस्ट्स और फोरआर्म के बाद बारी आती है शोल्डर्स और अपर बैक की। इसमें हमारा मेन गोल होगा कि हम दीवार के सहारे हैंडस्टैंड होल्ड करना सीख पाएं। अब यहाँ पे काफ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बेसिक अपर बॉडी स्ट्रेंथ पहले से होती है, क्योंकि वो कुछ देर से जनरल एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और ये लोग जुगाड़ से टूटा फूटा वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड होल्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे बिगिनर्स होते हैं एंड जिन्होंने कभी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करी होती। उन लोगों के लिए तो ये टूटा फूटा होल्ड करना भी बहुत मुश्किल है, चाहे आपका कोई भी लेवल हो। आपको बस ये याद रखना है कि वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड होल्ड के दौरान आपके शोल्डर्स आपके हाथों के बिल्कुल ऊपर रहें। ये करने से आप दोनों अपने शोल्डर्स और अपर बैक का ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपका वॉल हैंडस्टैंड कुछ ऐसा दिख रहा है और आप शोल्डर्स को अपने हाथों के ऊपर नहीं ला पा रहे, तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। इसका नाम है वॉल बॉडी लाइन ड्रिल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपकी चेस्ट और लेग्स दीवार पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके टोज हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपसाइड डाउन अवेयरनेस डेवलप करने के लिए और साथ के साथ एक अच्छी हैंडस्टैंड लाइन सीखने के लिए। इस एक्सरसाइज का एक और फायदा ये है कि इस पोजीशन से सेफली नीचे आना बहुत आसान है। आपको बस एक पैर नीचे रखना है और आप आराम से नीचे आ सकते हो। जैसे जैसे ही आप 45 डिग्री पोजीशन में कंफर्टेबल होते जाओगे, आप धीरे धीरे दीवार के और नजदीक आने की कोशिश करो, जब तक कि आप रफली 90 डिग्री तक आ सको। और अगर ऊपर जाते जाते ऐसा होने लगे तो जबरदस्ती पुश मत करो, सिर्फ वो ही पोजीशन होल्ड करो जिसमें आप अपना फॉर्म मेंटेन करके रख सकते हो। इसके अलावा आप अपने लेवल के मुताबिक कुछ और एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे कि स्कैपुला पुशअप्स, स्कैपुला पुश टू स्टैंडिंग पाइक, स्कैपुला श्रग्स, वॉल वॉकअप्स, हाफ किकअप्स, वॉल टक स्लाइड्स। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस आपके शोल्डर्स और अपर बैक को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथन और कंडीशन कर देगी। इन सब एक्सरसाइजेस के सेट्स, रेप्स, ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी आपको मेरे फ्री हैंडस्टैंड प्रोग्राम में मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
जस्ट डाउनलोड इट एंड इट्स ऑल योर्स। ये तो हो गई बात स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं बैलेंस के बारे में। तो पहले बैलेंस का फंडा समझते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी किसी भी पोजीशन पे बैलेंस करनी हो, चाहे आप अपने पैरों पर खड़े हो या हाथों पर, आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आपके बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर रहना चाहिए। दिस इज बेसिक फिजिक्स। आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि द लेंथ ऑफ योर लिम्स, आपकी बॉडी का शेप या पोस्चर और आपका बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आमतौर पे एक सीधी पोजीशन में आपका सेंटर ऑफ मास आपके नेवल के आसपास होता है, यानी कि आपके बेली बटन के बस थोड़ा सा ऊपर। और जब हमारा सेंटर ऑफ मास हमारे बेस ऑफ सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, तब देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन आवर बॉडी इज 0 और इसीलिए हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटर ऑफ मास आपके बेस ऑफ सपोर्ट के आगे शिफ्ट कर जाता है, तब उस पे एक टॉर्क, जो कि एक रोटेशनल फोर्स होती है, वो एक्ट करने लग जाती है। तो इस केस में अगर आप कोई भी काउंटर फोर्स ना अप्लाई करें अपने सेंटर ऑफ मास को वापस अपने बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर लाने के लिए, तो आप आगे गिर जाएंगे। तो जब आप अपने पैरों पर होते हो, या तो आप अपने टोज से पुश करते हो जमीन को, या फिर आप अपनी बॉडी शेप को मैनिपुलेट करते हो ताकि आप अपना सेंटर ऑफ मास वापस अपने बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर ला पाओ। बिल्कुल इसी तरह आपको हैंडस्टैंड्स के दौरान आप अपनी उंगलियों से जमीन को पुश करोगे सेंटर ऑफ मास को वापस अपने बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर लाने के लिए। और अगर आपका सेंटर ऑफ मास आपके बेस ऑफ सपोर्ट के पीछे चले जाए, तो जब आप अपने पैरों पर होते हो तो आप जोर से अपने हील्स को जमीन पे प्रेस करते हो। ठीक इसी तरह हैंडस्टैंड्स के दौरान भी आप अपने पाम्स को जमीन पर प्रेस करोगे और उसके साथ साथ आप कई तरीकों से अपनी बॉडी शेप को चेंज कर सकते हो ताकि आप अपने सेंटर ऑफ मास को वापस अपने हाथों के ऊपर ला पाओ। अगर आप किसी को भी हैंडस्टैंड करते हुए देख रहे हो तो उनके हाथों को सामने से देखना। वो कॉन्स्टेंटली अपने हाथों के साथ कुछ ना कुछ माइक्रो एडजस्टमेंट्स तो कर ही रहे होते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ मास उनके बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर रहे। और ये सारी एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है वो सीखने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन वो सारी एक्सरसाइजेज करने से पहले आपको सबसे पहले ये सीखना है कि सेफली गिरना कैसे है। मतलब कि जब आप आगे गिरने लगो तो आप बिना किसी इंजरी के सेफली वापस नीचे कैसे आ सको। देखिए, अगर आप पीछे गिर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप आराम से अपने पैरों पर नीचे आ सकते हो। लेकिन आगे गिरते समय कैसे आपको सेफली नीचे आना है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सीखे बगैर अगर आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करो आपको बहुत आसानी से इंजरी हो सकती है। और सीखने के बाद जो आपका शुरू वाला डर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो जो मैं आपको टेक्निक दिखाने लगा हूँ उसको कहते हैं एग्जिटिंग या बेल आउट। ये एक तरीके का मिनी कार्टव्हील होता है जो आपको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब आप गिर रहे हो या गिरने वाले हो। ध्यान रखिएगा कि अगर आप गिर नहीं रहे तो आपको इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो फिर गलत आदत पड़ जाएगी और आप हर बार बैलेंस करने के बगैर डर के मारे नीचे आने लग जाओगे और फिर वो गलत आदत को बदलने में और ज्यादा एफर्ट लगेगा। देखिए, टेक्निक सिंपल है। जैसे ही आपको अंदाजा हो जाए कि आप गिर रहे हो या गिरने वाले हो, आपको बस अपना एक हाथ आगे रखना है और ट्विस्ट करके उसी साइड से वापस नीचे आ जाना है, बिल्कुल एक कार्टव्हील की तरह। इसको सीखने के लिए आप शुरू में प्रैक्टिस कर सकते हैं एक सिंपल कार्टव्हील। उसके बाद आप धीरे धीरे ये सेम टेक्निक दीवार के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और डर गायब होता जाएगा। एक बारी आप बेल आउट अच्छे से सीख लो, फिर आप तैयार हो जाएंगे बैलेंस सीखने वाली एक्सरसाइजेस करने के लिए। देखिए, बैलेंस एक्सरसाइजेस वैसे होती तो बैलेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस हैं, इसीलिए इनको रीबैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं हम कॉन्स्टेंटली माइक्रो एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं अपने आप को रीबैलेंस करने के लिए, टू मेक श्योर कि हमारा सेंटर ऑफ मास हमारे बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर ही रहे। ये रीबैलेंसिंग एक्सरसाइजेस हम दीवार के सहारे करते हैं और इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस होंगी चेस्ट फेसिंग द वॉल और कुछ होंगी बैक फेसिंग द वॉल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइजेस करते हुए आपको धक्के से बैलेंस नहीं करना, बल्कि आपको खुद बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी कीमत पर जबरदस्ती बैलेंस करने की नहीं कोशिश करनी। इसके बजाय आपको बस अपना सेंटर ऑफ मास
अपने हाथों के ऊपर लाने पे फोकस करना है। उसके बाद अपनी शोल्डर्स, आर्म्स, उंगलियों, अपर बैक और हिप्स के साथ आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज कॉल्ड टो पुल्स। इसमें आप सबसे पहले चेस्ट टू वॉल हैंडस्टैंड पोजीशन में आओगे और उसके बाद आप धीरे से अपने शोल्डर्स और हिप्स को थोड़ा सा आगे लेके आओगे ताकि आप अपना सेंटर ऑफ मास वापस अपने हाथों के ऊपर ला पाओ। जैसे जैसे आप ये करोगे आपको महसूस होएगा कि आपका वज़न आपके हाथों के ऊपर ज़्यादा और दीवार पे कम है, और आपको यही करते रहना है जब तक कि आपके पैर अपने आप ही दीवार से ना हट जाएं। जैसे ही पैर दीवार से हट जाएं, 1-2 सेकंड के लिए बैलेंस करना है और फिर वापस दीवार पे आ जाना है। शुरू में आपके पैर इतनी आसानी से दीवार से नहीं हटेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको बस ज़बरदस्ती पैर हटाने की कोशिश नहीं करनी, धक्के के साथ नहीं करना। आप बस इस पोजीशन को होल्ड करो जहाँ पे आपको अपने बॉडी का वेट हाथों पे फील हो रहा है, जहाँ पे आप दीवार का कम से कम सहारा ले रहे हो। और जैसे जैसे ही आपकी बॉडी तैयार होती जाएगी, आपके पैर अपने आप ही दीवार से हटने लग जाएंगे और आप बैलेंस करने लगोगे। एक और एक्सरसाइज देखते हैं जिसका नाम है हील पुल्स। इसमें आप चेस्ट फेसिंग द वॉल पोजीशन के बजाय बैक फेसिंग द वॉल पोजीशन पे आओगे। फिर उसके बाद आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको एक ऐसी पोजीशन में आना है जिसमें आपका वजन दीवार पे कम और हाथों के ऊपर ज़्यादा होए, मतलब कि सेंटर ऑफ मास को हाथों के ऊपर लेके आना है। उसके बाद बस आपने अपनी उंगलियों को ज़ोर से ज़मीन पर दबाना है ताकि आपके पैर अपने आप दीवार से हट जाएं। 1-2 सेकंड बैलेंस करने के बाद वापस दीवार पर चले जाना है या फिर नीचे आके रेस्ट करने के बाद फिर से करना है। पिछली एक्सरसाइज की तरह इसमें भी हो सकता है कि पहली बार ट्राई करने में आपके पैर ना हटें। आपको बस यूज्ड टू होना है फिंगर्स से पुश करने को, और जैसे जैसे ही आपकी फोर आर्म स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, आप अपनी बॉडी को अपने फिंगर्स और हाथों से कंट्रोल करना सीख लोगे। इन दोनों एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस भी है जो आप अपने लेवल के मुताबिक ट्राई कर सकते हो। सिजर, टो टैप्स, हील टैप्स एंड लेग स्लाइड अवे, जो कि एडवांस एक्सरसाइज है। एक बारी मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि ये सब की सब एक्सरसाइजेस आपको मेरे फ्री बिगिनर हैंडस्टैंड प्रोग्राम में मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब फाइनली बात करते हैं शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना ज़रूरी तो नहीं है, पर अगर आप करो तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आपको हेल्प करेगी इन लर्निंग अ स्ट्रेट लाइन हैंडस्टैंड। अगर आपके शोल्डर्स फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपका हैंडस्टैंड कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको बनाना हैंडस्टैंड भी कहते हैं इसकी शेप की वजह से। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हैंडस्टैंड बहुत ख़राब है और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। बस ये है कि लॉन्ग रन में एक स्ट्रेट हैंडस्टैंड सीखना और करना ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें रीबैलेंसिंग भी ज़्यादा आसानी से होती है और एक अच्छी फाउंडेशन भी बन जाती है और एडवांस्ड स्किल्स सीखने के लिए। पर अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हैंडस्टैंड स्ट्रेट होए या थोड़ा कर्व्ड होए, तो आप ऐसे ही करते रहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनाने के लिए आप ये सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो। That's it for this video guys. I hope आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, और अगर ऐसा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से लेकर या किसी भी और चीज़ से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।